चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू व्हाट लॉ ऑफ डिमांड। और 3 एक्सेप्शंस है, जहां पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल ऑफ सोशल, क्या वर्ड लिखा है, डिस्टिंक्शन। क्या है पहला वर्ड बताइए? आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सर ये क्या होता है? कभी कभी कुछ गुड्स हम लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि हमारा क्या बढ़े, स्टेटस बढ़े। कुछ गुड्स इसलिए खरीदते हैं ताकि उससे हमारा क्या बढ़े, स्टेटस बढ़े। मतलब वो गुड्स अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे पता है कि मेरी वैल्यू मार्केट में क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। मैं एग्जांपल देता हूं, लुई विटॉन पता है, राइट? उसका जो ओनर है वो दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में आता है। अब लुई विटॉन ने जब कोई भी ब्रांड शुरू किया था, राइट, उसको इंटरव्यू ने पूछा कि आपने जब एक ब्रांड शुरू किया, जहां फॉर एग्जांपल उसका एक पर्स है, एक नॉर्मल पर्स समझो 4 या 5 हज़ार रुपए के आते हैं, तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? लाखों में। अच्छा पर्स आपको 10,000 में मिल जाएगा, वहां लाखों से शुरुआत होती है। तो उसको पूछा गया कि आपको नहीं लगा कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा? द रीजन इज कि आप मार्केट से इतना ज्यादा बेच रहे हो और आपके प्रोडक्ट में क्या नया है जो? उसने एक ही जवाब दिया, आई एम टारगेटिंग ओनली द 1% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मैं वो 99% लोग से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि वो खरीदे। मैं तो कौन चाहता हूं? वो 1%। सर वो 1% कौन है? जो एक्सट्रीम अमीर लोग हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग दिखाएंगे कैसे ये एक्सट्रीम अमीर है? पैसा लेके तो घूम नहीं सकते ना हर जगह। तो वो क्या चाहेंगे? ऐसे गुड्स खरीदना जिसको देख के लगे भाई साहब पैसे वाला है। और ये लुई विटॉन ने किया। उसने वो 1% लोगों को टारगेट किया, और लुई विटॉन कभी सस्ता प्रोडक्ट बेचेगा ही नहीं, क्योंकि जिस दिन वो सस्ता बेचा वो 1% लोग उससे नाराज हो जाएंगे और वो नहीं खरीदेंगे, बिकॉज वो चाहते ही है कि वो प्रोडक्ट खाली किसके पास हो? द 1% क्लब। तो कभी कभी गुड्स ऐसे होते हैं जो सोशली आपको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए होते हैं, और उसकी डिमांड तभी ज्यादा होगी जब उसका क्या ज्यादा होगा बताइए? प्राइस। अगर उसका प्राइस ज्यादा नहीं है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा नहीं होगी। क्या चीज क्लियर हुआ? इसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। समझ आया? सेकेंड, इरैशनल जजमेंट। क्या कहा सर आपने? इरैशनल जजमेंट। अब ये क्या होता है इरैशनल जजमेंट? बहुत सिंपल है। कभी कभी हम लोग सर्विस, अब सर्विस कैसी चीज है जिसको जज करना बहुत मुश्किल है। सर्विस इज अ वेरी इंटेंजिबल आइटम। सेकेंड, इट इज वेरी मच कैन नॉट बी डिफरेंट। अगर मैं आपको जो क्वालिटी सर्विस दे रहा हूं, हो सकता है उसकी नेक्स्ट क्लास में उतनी सर्विस ना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आखिर में हम एक ह्यूमन है, वी आर नॉट गुड्स। हम लोग जनरली वी जज द क्वालिटी ऑफ सर्विस based on its price. We judge the quality of the service based on its price. कहने का मतलब अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो अपने को क्या लगेगा? क्वालिटी बढ़िया होगी, इसलिए डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। और प्राइस कम है तो लगता है कुछ तो तकलीफ है, तो डिमांड अपने आप क्या हो जाती है? एग्जाम्पल, हम रेस्टोरेंट जाते हैं विद एन अजम्पशन कि रेस्टोरेंट में हमें अच्छा खाना मिलेगा, फ्रेश खाना मिलेगा, और पैसा ज्यादा, मतलब तो समझ लो कि अभी का बीच बना है। ये जिम करते हैं ना, 5 स्टार होटल में जाते हैं, एक ही चीज जो 200 रुपए की मिलती है वहां 800 रुपए देते हैं। क्या अजम्पशन होता है? बढ़िया होगा ना, 800 रुपए ले रहा है तो। इज इट सो कि आपको होटल में फ्रेश खाना मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना? और ठेले में मिला होगा तो कुछ तो लोचा है, इतना सस्ता कैसे दे सकता है, राइट? काफी बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ है। अब मैं एक बार किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि हेयर कट कराने जाओ एक जगह पे। अब जनरली हम गरीब आदमी 200 रुपये से ज़्यादा कभी दिए नहीं हेयर कट। उसने मुझसे 1200 मांगे। मैंने बोला भाई साहब आज तो क्या करने वाला है मेरे बालों के साथ? 1200 रुपये मतलब बढ़िया ही होगा। पता नहीं उसने क्या किया। अब इनिशियली तो मुझे क्या लगा, कितना मस्त काटा है, क्यों पैसे इतने दिए, राइट? वी अज्यूम कि इफ यू आर पेइंग हायर प्राइस वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसकी क्वालिटी भी
बट ऐसा ज़रूरी है नहीं, राइट? दैट इज कॉल्ड इरैशनल जजमेंट। वी बिलीव कि अगर प्राइस ज़्यादा क्वालिटी बढ़िया, इसलिए लोग डिमांड अपने आप क्या करेंगे, ज़्यादा। तीसरा, गिफन गुड्स। सर गिफन गुड्स नहीं होता है, गिफन इफेक्ट होता है, पर तुम्हारी बुक्स में इसको लिखा है गिफन गुड्स। सर क्या है ये गिफन गुड्स? कुछ नहीं सर, दो टाइप के आपने गुड्स बताए थे। एक होता है नॉर्मल गुड्स, और एक कौन सा गुड्स होता है बताइए, इंफीरियर गुड्स। अब गिफन इफेक्ट क्या होता है? अगर आपकी इनकम इतनी कम है कि आपका मेजर कंजम्पशन ही क्या है, इंफीरियर गुड्स, तब इफेक्ट होता है गिफन इफेक्ट। मतलब क्या, मैं जब समझाता हूं। अज्यूम करो कि मेरी पर डे की कमाई है 100 रुपये, मतलब मेरी इनकम बहुत कम है। अब उसमें से मैं क्या करता हूं, 80 रुपये का एक सस्ती क्वालिटी का राइस खरीदता हूं, बिकॉज वो मुझे चाहिए मेरे हर दिन के सर्वाइवल के लिए, और 20 रुपये के मैं फ्रूट्स खरीद लेता हूं, जो कि मेरा कौन सा गुड्स हुआ बताइए, नॉर्मल गुड्स। क्या चीज क्लियर, समझ आ गया? 80 रुपये का मैं क्या खरीद रहा हूं, इंफीरियर, और 20 का मैं क्या खरीद रहा हूं बताइए, नॉर्मल गुड्स। अब ऑटोमेटिकली ये मेरा गिफन गुड्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन कौन से गुड्स में जा रहा है, इंफीरियर। अब क्या हुआ, इसके भाव बढ़ गए। 8 रुपये पर किलो था, अब 9 रुपये पर किलो हो गया। ठीक है, 9 नहीं रहते, हाँ 9 रुपये पर किलो हो गया। तो अब क्या मैं इसको छोड़ के ये खरीद सकता हूं? सर ये तो मेरा सर्वाइवल है। उल्टा क्या करूंगा, जो 10 रुपये बचेंगे, अब ये तो खरीदने से कोई मतलब है नहीं, 10 रुपये बचे, 10 में तो क्या ही नॉर्मल गुड्स आएगा, वो 10 रुपये भी कहां डाल दूंगा बताइए, इंफीरियर में। प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि इन नॉर्मल गुड्स खरीदने के लिए कुछ खास पैसे बचे, तो वो जो बचे हुए पैसे भी है वो भी क्या खरीदने में चला गया, इंफीरियर में। तो इंफीरियर की डिमांड अपने आप बढ़ गई। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन कौन से गुड्स में जाते हो बताइए, इंफीरियर। तो जब प्राइस बढ़ता है, you end up buying more given goods because you don't have the affordability to buy what, normal goods। क्या चीज क्लियर हुआ? तो 3 इफेक्ट्स पढ़े हमने। पहला कौन सा पढ़ा बताइए, पहला कौन सा पढ़ा, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सेकंड कौन सा पढ़ा बताइए, इरैशनल जजमेंट। और तीसरा कौन सा पढ़ा हमने बताइए, गिफन गुड्स। क्या ये चीज क्लियर हुआ, राइट? इसका डिमांड कर्व कैसा होगा, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द डिमांड कर्व? What will be its demand curve? Anyone? It will be a positive slope. Sir positive slope क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो इधर क्वांटिटी बढ़ेगा, बिकॉज दीज आर दी एक्सेप्शंस टू व्हाट, लॉ ऑफ डिमांड। समझ गए अच्छे से? क्लियर? क्या एक्सेप्शंस क्लियर, कोई डाउट? पक्का? 3 कौन से एक्सेप्शन से बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, गिवन गुड्स। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, विच इज प्रूव लॉ ऑफ डिमांड। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रूव लॉ ऑफ डिमांड? एनीवन? सर यहां मुझे प्रूव करना है कि क्यों प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और क्यों प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, प्रूव लॉ ऑफ डिमांड। मतलब यहां पे हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्यों कम होता है, या जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्यों बढ़ता है। क्या चीज क्लियर? यस गाइस, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रूव लॉ ऑफ, जिसके अंदर पहला चीज हम क्या कारण है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है। कौन सा लॉ है ये, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेंगे
यूटिलिटी बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? घटता जाएगा, है ना, क्योंकि पहले पीस पिज़्ज़ा खाने से अगर 40 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो दूसरे पीस से 40 मिलेगा या उससे कम मिलेगा? तीसरे पीस में उससे भी कम, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कंज्यूम करोगे, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी? और अगर आपको सेटिस्फैक्शन ही कम मिलता जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल पे मोर प्राइस और लेस प्राइस, एंड ड्यू टू विच देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। कहीं समझ आया? पहला पॉइंट क्या समझा है? द मोर यू कंज्यूम द सेटिस्फैक्शन पर लेवल आपको कम मिलेगा, और जब सेटिस्फैक्शन ही आपको कम मिलेगा तो आप ज्यादा प्राइस क्यों पे करोगे? ऑब्वियसली आप क्या पे करोगे? कम प्राइस। क्या चीज क्लियर? सेकेंड, इनकम इफेक्ट। अब सर ये इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट समझते हैं। इनकम इफेक्ट मतलब अज्यूम करो राम का तो एक लड़का था जिसके पास 200 रुपए थे, और वो जो भी पैसा आता ना वो चॉकलेट ही खरीदता था। ही इज अ फैन ऑफ चॉकलेट, मतलब मिले पैसा चॉकलेट खाओ मजा लाइफ। तो वो क्या करता था, उसको एक चॉकलेट पसंद थी जो कितने रुपए की थी? 20। तो राम कितना खरीद लेता था बताइए? 10, और बहुत खुश था। अगले दिन हुआ, अगले दिन भी राम को कितना रुपए मिले? पर उस दिन वो बहुत रो रहा था। सवाल है क्यों? द रीजन इज कि उस दिन वही जो चॉकलेट जो उसकी फेवरेट थी वो 20 की नहीं हो गई, कितनी की हो गई? 40 की। और 40 होने की वजह से अब वो कितनी खरीद पा रहा है जो पहले कितनी खरीद पा रहा था? तो राम को दुखी होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो परचेज करने की जो पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि इनकम तो वही है। इस तरह की परचेजिंग पावर जब कम होती है उसे कहते हैं रियल इनकम। कौन सी इनकम बोलते हैं बताइए? रियल इनकम। रियल इनकम वो इनकम होता है जो परचेजिंग पावर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? परचेजिंग पावर। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं परचेजिंग पावर की चीज क्या है। सपोज एक बंदा है जिसमें इंडिया में उसको 15 लाख की सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिल रही है उसको? 15 लाख। उसको यूएस बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम यूएस में जॉब करोगे ना तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? क्या उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आंसर इज ऑब्वियसली जाएगा। 80 लाख, कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये उसकी नॉमिनल इनकम है, और नॉमिनल इनकम के बेसिस पे कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए। कौन सी इनकम दिखानी चाहिए? रियल। रियल कहता है परचेजिंग पावर कितना है उस 80 लाख का। तो इंडिया का परचेजिंग पावर यूएस से 1:6 है। मतलब जो चीज इंडिया में 1 रुपए की मिलेगी वहां आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? 6। तो 15 लाख का परचेजिंग पावर यूएस में मिला के कितना हो जाता है बताइए? 90 लाख। मतलब जो आप 15 लाख रुपए इंडिया में कमा रहे हो उतना पैसा यूएस की इक्विवेलेंट कितना होगा? खाली 90 लाख। मतलब इंडिया की जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदोगे 15 लाख में, वहां में आपको कितना देना पड़ेगा बताइए? 90 लाख। और आपको कितना मिल रहा है? आपका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। सर परचेजिंग पावर के बेसिस पे जब डिसाइड होता है उसे कौन सी इनकम कहते हैं बताइए? रियल इनकम। इज दैट क्लियर? ऑल गुड गाइस? क्या ये चीज समझ आया? तो बताइए कि जब प्राइस बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर क्या हो जाती है बताइए? कम। जिसको मैं कौन सी इनकम कहता हूं बताइए? आपकी रियल इनकम कम हो जाती है। और ऑब्वियसली अगर आपकी रियल इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिकली आप क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे? कम। क्या इस क्लियर हुआ? समझ आया? क्या ये रियल इनकम वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ओके, एक सेकेंड। क्या ये क्लियर हुआ? दूसरा, पहला कौन सा पढ़ा बताइए? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। दूसरा कौन सा पढ़ा बताइए? इनकम इफेक्ट। तीसरा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। सर अब ये क्या होता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप? चलो समझते हैं। अज्यूम करो अब आईफोन 16 आ चुका है ना। सपोज आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है। कौन सा लॉन्च होने वाला है? आईफोन 17। अब हर एक ने अपना अपना एक बजट बनाया। शुरुआत करते हैं। लेट्स से आपने बजट बनाया था 1.5 लाख। यू शुड रिमेंबर 1,50,000। आपने बनाया 160, आपने बनाया 170, 180,
190, 2 लाख, 2,10,000, हर एक ने अपना अपना एक बजट बना दिया। आईफोन का प्राइस लॉन्च हुआ एट 1,80,000। कितने लोग डिमांड कर पाएंगे? हाथ उठाए। 1, 2, 3। तेरे को बोला है नहीं, इसका इसको इसको बोला था, इसको बोला था। तो कितने लोग डिमांड कर पाएंगे? सिर्फ 3। किसना? आप और आप, राइट? क्यों? क्योंकि तुम्हारे बजट से बाकी लोग के बाहर था और इन लोगों के बजट के अंदर था। जैसे ही इसकी प्राइस 150 हो जाए, जैसे ही प्राइस गिर जाए, अब क्या हो जाएगा? कितने लोग डिमांड कर पाएंगे 150 से? आई मीन पहले 3 कर पाते थे, अब कितने कर पाएंगे बताइए? 6। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब प्राइस गिरता है तो अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो पहले अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कुछ लोगों की। अब जैसी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, डिमांड अपने आप क्या हो जाता है बताइए? इंक्रीज। गाइस क्लियर? समझ आया? तो प्राइस बढ़े गिरेगा तो क्या बढ़ेगा बताइए? अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो पहले हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा? लॉ ऑफ। सेकेंड हमने कौन सा पढ़ा? तीसरा हमने कौन सा पढ़ा? साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। चौथा सबसे इजी वाला ये, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सर अब ये क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? बहुत सिंपल है गाइस, सब्स्टिट्यूट हो जाना। मतलब क्या? कि जब प्राइस गिरेगा, कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट टू विच गुड्स गाइस बताइए? नहीं मतलब सब्स्टिट्यूट टू ओन गुड्स। जब प्राइस गिरेगा तो बहुत सारे जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्ट है वो सब लोग किधर आ जाएंगे? अपने अंदर। और इसी वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से प्राइस जब गिरता है तो डिमांड अपने आप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोक का भाव गिरेगा तो पेप्सी वाले भी किधर शिफ्ट हो जाएंगे? तो डिमांड क्रिएट करने के लिए दूसरे बायर्स भी तो और आ जाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स मैं नहीं खरीदूंगा। मैं कौन सा गुड्स खरीदूंगा बताइए? ओन गुड्स। अरे समझ आया? सर जैसे अगर आईफोन ने भाव एकदम गिरा दिया तो लोग जो सैमसंग खरीदते थे वो भी एक बार क्या सोचेंगे? आईफोन खरीद लेते ना, भाव गिर गया। क्या चीज क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफरेंट यूजेस। क्या कहता है ये पॉइंट? डिफरेंट यूजेस। बहुत सिंपल है गाइस, ध्यान से सुनना। कभी कभी एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। एग्जांपल लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज है। पंखे में लगता है, एसी पे लगता है, लाइट पे लगता है, घर में बहुत सारे जो अप्लायंसेस है उस पे लगता है। सो इलेक्ट्रिसिटी हैज सो मेनी यूज। सो व्हेन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस, हमारे पास वो पॉसिबिलिटी है कि उसकी यूसेज को हम क्या कर सकते हैं? श्रिंक। भाई अगर घर में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो सबसे पहले क्या बोलेंगे पेरेंट्स? भाई एसी कम यूज़ कर, क्योंकि बिजली बहुत बढ़ रहा है और बिजली का बिल कौन भरेगा फिर? है ना? राइट? सो इसका मतलब क्या? कि ऑब्वियस की बात है कि जब प्राइस बढ़ता है और किसी कमोडिटी के इतने सारे यूजर्स है तो हम उसकी यूजर्स को क्या कर सकते हैं बताइए? कम। और जैसे ही प्राइस गिर गया तब यूसेज को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एंड इसीलिए डिमांड कम होता है एंड डिमांड बढ़ता है। सो इफ अ कमोडिटी हैज मल्टीपल यूज, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जाएगा उसके यूसेज को हम क्या कर देंगे बताइए? कम। तो क्वांटिटी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा? कम। एंड एग्जैक्ट इसका क्या होने वाला है? वाइसा वर्सा। मतलब ऑपोजिट, कि जब अगर प्राइस गिर जाएगा हम अपने यूजर्स को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर? क्या यहां तक क्लियर?
तो गाइस क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हमने? सबसे पहला कौन सा पढ़ा बताइए? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कौन सा पढ़ा? इनकम इफेक्ट। तीसरा कौन सा पढ़ा? साइज ऑफ कंज्यूमर गुड। फोर्थ कौन सा पढ़ा? और फिफ्थ कौन सा पढ़ा? डिफरेंट यूजेस। इसका एक मेमोरी टेक्निक है गाइस, डिस्को वाले जो जाते हैं ना डिस्को, वो हमेशा क्या होते हैं? डिफरेंट। जो डिस्को जाता है वो हमेशा डिफरेंट। डी मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई मतलब इनकम इफेक्ट। एस मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सी मतलब साइज ऑफ, और ओ कुछ नहीं है पर डिफरेंट यूजर्स मतलब डिफरेंट यूजर्स या डिस्क जाने वाले। तुम जेंजी वाले हो ना, सॉरी, तुम थोड़ी डिस्को बोलते हो। क्या बोलते हो तुम लोग? डिस्क, है ना? तो डिस्क वाले डिफरेंट होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करो। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, क्यों डिमांड गिरती है, या जब प्राइस गिरती है तो डिमांड क्यों बढ़ता है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। वाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है? इसका कम इनवर्स रिलेशनशिप। तो क्या दोगे इन सबका आंसर? सर जो डिस्क वाले हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। डी मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई मतलब इनकम इफेक्ट। एस मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सी मतलब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। एंड डिफरेंट मतलब डिफरेंट यूजेस। क्या ये समझ आया? क्लियर? डिमांड का हमने ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर दिया। आगे आगे क्या बचा है? अगर एग्जाम में आपको पूछे, क्या पूछे? व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड, तो क्या लिखोगे? व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड? गलत। गाइस टायर, चेंज इन टायर प्लस नंबर ऑफ बायर्स। क्या कर रहे हो गधो? पहले क्या लिखा? टी। टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इंक्रीज इन डिमांड कब होगी? जब डिमांड कैसा होगा बताइए? फेवरेबल। और डिक्रीज कब होगी? जब अनफेवरेबल। क्या होगा? टेस्ट एंड इनकम इफेक्ट में दो टाइप के गुड्स है। अगर नॉर्मल गुड्स है तो आपकी इनकम क्या होनी चाहिए बताइए? बढ़नी चाहिए। और इंफीरियर गुड्स है तो आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। तभी आपकी डिमांड कैसी होगी? इंक्रीज। यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉर्मल गुड्स की इनकम क्या हो रही है बताइए? डिक्रीज। और इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम क्या हो रही है बताइए? इंक्रीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स याद करो। अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए गधो। तुम जो सोचो उसका ऑपोजिट ही बोलो। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स बढ़ेगा तभी तो कंज्यूमर वहां से शिफ्ट होके मेरे गुड्स पे आएगा, तभी तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तभी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो साथ साथ में मेरी भी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इधर। ई मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑन फ्यूचर अवेलेबिलिटी। तो अगर फ्यूचर में वो अवेलेबल नहीं होगा तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और यहां पे वो अवेलेबल होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं? इंक्रीज। और यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स क्या होने वाले हैं बताइए? समझ आया? What are the reasons for increase in demand and what are the reasons for चलो बताओ। What are the reasons for increase in quantity demand and decrease in quantity demand? तो क्या लिखोगे? इंक्रीज इन, जब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। और यहाँ पे प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज। गाइस क्लियर? फर्क क्या था? यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था?
डिमांड, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, क्वांटिटी डिमांड। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो चुका है, हम कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं, देन विल एंड दिस चैप्टर। पहला डिफरेंस है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व वर्सेस डिमांड कर्व, राइट। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होगा, कब होगा, व्हेन देयर इज चेंज इन ओन प्राइस, और यहां पे क्या लिखोगे बताइए, व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स। सेकेंड, इसमें अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, इसमें ओन प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, या तो एक्सटेंशन होता है या तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सटेंशन कब होगा, जब प्राइस फॉल होगा, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब प्राइस ज़्यादा। इसमें या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट होगा जब फेवरेबल चेंज हो इन अदर फैक्टर्स, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब का होगा बताइए, अनफेवरेबल चेंजेस हो। एंड चौथा, कहने से इसको मैं बोल सकता हूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए, चेंज इन डिमांड। इज दैट क्लियर, समझ आया ये मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस। एग्जाम में ये भी पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड, तो क्या लिखोगे सर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट, एंड चेंज इन डिमांड को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट। फिर मूवमेंट और शिफ्ट के डिफरेंस लिख देना, आंसर इज सेम। इज दैट क्लियर, एंड दैट्स इज दिस चैप्टर इज, एक सेकेंड, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, राइट, द डिमांड चैप्टर, जिसकी जल्दी ही टेस्ट होने वाली है। डिमांड चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास हमने स्टैट्स, एक सेकेंड,